हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर्स में हम लोग एस सी वर्मा सीरीज़ के बुक के क्वेश्चन से क्वेश्चन कर रहे थे और चैप्टर था हमारा कोलिजन मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। इसको चैप्टर से कर रहे थे और अब तक क्वेश्चन 55 तक हमने कर रखा है और आज क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे वो सब सारे यूज़ हो रहे हैं जो हमने पीछे के क्लासेस में सीखा था। तो आ जाइए, आज आगे के क्वेश्चन को करते हैं। There are two balls having a mass m and 2m are fastened to the two light string of the same length L. The other end of the string are fixed at O. The string are kept at the same horizontal line and the system is released from the rest. The collision between the two balls is elastic. Find the velocities of the ball just after their collision and how high will the balls raise after the collision. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फिगर देख लीजिए कि इसमें क्या कह रहे हैं। एक बॉल ऐसा है और एक बॉल ऐसा है और हॉरिजॉन्टल लाइन से और उसको छोड़ रहे हैं, उन दोनों का लेंथ एल एल है। तो बॉल जब यहाँ पर आ रहा है ऐसे, ऐसे, यहाँ पर दोनों बॉल ऐसे आ रहे हैं और कोलिजन हो रहा है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मास m, इसका मास 2m। तो ठीक है, तो दोनों जब यहाँ से आ रहे होंगे तो ये इनका वेलोसिटी कुछ से v1 ऐसे होगा और इनका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा v2। और दोनों का स्पीड अगर देखा जाए तो सेम होगा। मास पे तो डिपेंड करता नहीं है। थर्ड इक्वेशन अगर लगाएं v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो h वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, जो इनका l लेंथ है तो यहाँ भी l लेंथ होगा, वही डिस्टेंस नीचे की तरफ फॉल करेंगे। या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, हाफ एम v² इक्वल टू mgh। ओनली at that time, at the moment when they release the balls, it is the speed is 0 and now and after it gain the some velocity, and that time only one energy is there, is kinetic potential energy is how much, it is the mgl, and mgl is equal to half m v1 square at that lowest point when gain the some velocities. So after the conservation of these two energies, you will get that v1 velocity under root 2gl, and same thing for the v2 as well, because mass whatever the mass, it will be in end will be cancel out to the each other, and you will get this much of amount, this much of the velocity, its magnitude is under root 2gl. Once when reach here and their collision, the collision between them is it is elastic or perfectly elastic. So how will you calculate that? And what will be the velocities after the collision? Is say v1 dash and v2 2 dash. You can assume like that. ऐसे हम कर सकते हैं कि v1 डैश इधर भाग रहा होगा या v2 डैश इधर भाग रहा होगा। और आपको वेलोसिटीज़ के लिए जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता था, एंड वंस इट इज़ कोलाइड समवेयर हियर एंड लॉक दिस मोमेंट, सम एक दूसरे पे फोर्स ऐसे लगा रहे होंगे, तो आप इस लाइन को अगर लॉक करते हैं और इस पोजीशन को अगर आप लॉक करते हैं, यू विल फाइंड दैट इज़ द परफेक्ट, मतलब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आएंगे। मैं इस लाइन के लॉन्ग की बात कर रहा था, क्यों मोमेंटम कंजर्व होगा, मैं उसकी बात कर रहा था कि जब यहाँ पर वो आएंगे, कांटेक्ट होगा दोनों के बीच में, उस पोजीशन को लॉक करिए कि व्हेन द मोमेंट बहुत छोटे टाइम के लिए, जितना आप टाइम सोचते हैं उससे कम, मतलब कि जैसे ऐसे लगा होगा और इस तरह से कुछ कोलिजन हुआ होगा और वो निकल गया होगा, तो उस समय का जो पोजीशन है उसको इमेजिन करिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफेक्टली होंगे। और अभी जो इनका मोशन हो रहा था वो किसके चलते हो रहा था, इस वर्टिकल डायरेक्शन में, और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था। यस, वंस इट फॉल, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला तो मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके चलते उनका मोमेंटम तो चेंज नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसी चलते उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। और इलास्टिक
कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी के भी लिए करेंगे, तो उन दोनों से जो बनकर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन है कोलिजन एट दैट पॉइंट यहाँ पर। और उसके लिए मैं मतलब फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्यों करूँगा। या तो मैं बता देता कि आप मोमेंटम चलो कंजर्व कर लो यहाँ से उसका एम, जैसे कि यहाँ से आप कह सकते थे कि m इंटू, जैसे आप यहाँ से कह सकते थे कि m इंटू V1 अगर पॉजिटिव है और माइनस 2m इंटू V2, और इनिशियली तो दोनों का जीरो है, तो अब यहाँ से एक तो इक्वेशन ये बोल सकता था और काइनेटिक एनर्जी दोनों का कंजर्व कराने के बाद। अच्छा, ये चीज़ तो नॉट जीरो, ये तो इनिशियली मोमेंटम है, और दूसरा नॉट जीरो, ये तो इनिशियल हुआ उस समय नहीं था, अब तो गेन कर लिया। और उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं कि mv1 माइनस प्लस 2m v2 प्राइम, ऐसा अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर करें तो यही होगा ना, mv1 माइनस 2m v2 माइनस mv1 माइनस 2m v2। ठीक है, तो मैं एक आपको बता रहा था कि mv1 माइनस 2mv2 इक्वल टू माइनस mv1 प्राइम प्लस 2mv2 प्राइम। तो ये तो मोमेंटम कंजर्व हुआ, और काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व करेंगे तो 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हियर 2m एज वेल m v1 प्राइम प्लस 1/2 m v2 प्राइम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ये दो आएंगे बच्चे आपके पास। इक्वेशन है, इक्वेशन तो उससे आपको अगर v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू चाहिए, वही आपसे पूछा गया है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, mm कैंसिल करो, एक को पुट करो, एक को हटाओ, तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि उसके लिए रेडीमेड वैल्यूज़ आपको बताया गया था। आपको याद होगा कि v1 डैश आफ्टर द कोलिजन के बाद क्या होता था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। इस तरह का होगा बच्चों कि जिस वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे मतलब तो वही चीज़ आएगा। और पहले ये था कि m1 m2 था, उसका वेलोसिटी v1 v2 अगर है, और कोलिजन करने के बाद v1 डैश और v2 डैश आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा। तो अब यहाँ पर m1 m2 के जगह पर ये वाला मास m1 है और ये वाला मास m2 है, तो इसका मास m था और इसका मास 2m है। तो इसका वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यू विल गेट द योर आंसर। तो यहाँ पर स्पेस कम है, अगले उसमें कर लिया जाए। सो व्हेन द मोमेंट, इसको लिखते हैं मास m इज 2m अपॉन m प्लस 2m इंटू v1। तो v1 के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, अच्छा दोनों में तो सेम है तो उसको क्यों ना हम लोग v ही से काम चला लेते हैं दोनों के लिए, क्योंकि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू अंडर रूट 2gl, ये बात अभी बताया था, प्लस 2m2, तो 2m2 के जगह पर ऐसा कर लेंगे और m प्लस 2m इंटू वी। तो ये अब करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जैसे वेलोसिटी जो v1 का है, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव अगर ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि आमने सामने से टक्कर हो रहा है, तो v2 का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा जब आ रहा होगा, ये देखिए इज़ द राइट टू लेफ्ट, और v1 का क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। सो दैट इज़ वाई आपको एक उसमें से नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो उसको माइनस v कर लीजिए। तो क्या आया यहाँ से, माइनस m माइनस 2m, तो माइनस m अपॉन 3m इंटू वी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 4m अपॉन 3m इंटू वी। तो m सेम दोनों जगह से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, माइनस v/3 माइनस 4/3, तो कितना हो गया, माइनस 5/3v। तो माइनस 5/3 और v के जगह पे अंडर रूट 2gl ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो 5 को अंदर भेजिए या 2/3 को अंदर भेजिए, तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या हो रहा है,
की उस डायरेक्शन में दिखा रहा है, जो कि हमारा सही भी है। अब इमेजिन करिए कि जब दोनों बॉल यहाँ से ऐसे किए होंगे तो ऐसे ही जाएंगे ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में v1 प्राइम डैश आ रहा है, तो सही बात है। अच्छा, अभी जैसे कॉपी बुक स्टाइल में लिखने के लिए जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ पर दूसरे वाले के लिए कर दूंगा, तो यहीं पर लिख देता हूँ। तो √50/9 GL, ये समझ में आया ना। 5/3 अंदर गया तो 25/9, और 25 × 2 करेंगे तो 50/9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो उससे जीवन काफ़ी आसान हो गया फार्मूला यूज़ करने से। तो आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, ये नहीं कि आप अपने उस पर ले लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस करना है तो आप अपना वो जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाला है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप अपने आप को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग लगेगा। तो ये फटाफट एकदम से दे दिया। और वैसे ही v2 डैश के लिए अगर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, उसके लिए आपको बताया गया था 2m1/m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v। तो 2 तो वही काम करेंगे, v1 और v2 आपस में इक्वल है, √2gl के बराबर। ये चीज़ √2gl के बराबर है, तो उसका वैल्यू रखेंगे v2 प्राइम का, तो 2 इंटू 2m, m1 प्लस 2m तो कितना हो गया, ये 3m इस v प्लस m2 माइनस, तो यहाँ से कितना हो गया 2m माइनस m तो करेंगे तो m आ जाएगा, और m1 प्लस m2 इज अगेन 3m, और v2 का वैल्यू देखिए तो माइनस v होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 4/3 माइनस 1/3, तो कितना हो गया 2/3, 4/3 माइनस 1/3, अच्छा 2/3 नहीं, ओह सॉरी 2/3 4/3 माइनस 1, तो 3/3, तो 3 सारा चला जाएगा बच्चों। तो खाली केवल भाई क्या बचेगा, मतलब यहाँ से देखिए ये मिलेगा 4/3 माइनस v/3, तो जब आप करेंगे तो वो 3/3 तो केवल v मिलेगा, और v का वैल्यू कितना हो जाएगा √2gl, तो इस स्पीड से दूसरा वाला भागेगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा पार्ट, ये तो इन सबों का आंसर है। कह रहा है कि फाइंड अ वेलोसिटी आफ्टर जस्ट आफ्टर देयर द कोलिजन्स, तो दैट इस तरह से होगा, ये आपने उसको समझा। अब कह रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल रेज आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन होने के बाद कितना रेज करेगा, तो आ जाइए इसमें हाँ, हाउ हाई कितना रेज करेगा, तो देखिए यहाँ से जो हमारा ऐसा कुछ सिस्टम स्ट्रिंग वाला था, तो इसके लिए जो अभी निकाले थे इसका वैल्यू कितना था बच्चों, 50/9 GL का अंडर रूट, और ये वाला कितना था √2gl, ऐसे भागा था। अगर हम फिर से उसका एनर्जी कंजर्व कराएं तो हम वहाँ से हाइट ले सकते हैं क्या, देखिए। तो अगर मोमेंटम कंजर्व अगर एनर्जी कंजर्व कराते हैं तो इसके पास अभी तो 0 हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं होगा, और कितना होगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी, मतलब 4m2 के लिए अगर पहले देख लेते हैं, m2 इक्वल टू, या 2m ब्लॉक के लिए देख लेते हैं, तो 1/2 2m इंटू स्क्वायर करेंगे √2gl होगा इक्वल टू 2m g इंटू h2, 2 वाले के लिए 2 बोल देता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ, और g से g कैंसिल हुआ, तो h2 का जो वैल्यू आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ऐसा। एक क्योंकि वेलोसिटी चेक करना है इसके लिए कि हुआ क्या, ओ यहाँ पर बच्चों एक गड़बड़ी ये हुआ कि 2m1 है, तो उसका मास 2m1 का कितना है m मान ली, तो यहाँ पर क्या होगा, वो लग रहा था कि उसका वैल्यू कुछ g 1/3 के टर्म में आता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक ठीक कर लीजिएगा। ये जो चीज़ है कुछ, ये 2m नहीं है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर m होगा, तो 2m से m कैंसिल होने के बाद 2/3 होगा, 2/3 माइनस v/3, तो 1/3 ये बचेगा, तो यहाँ पर एक 3 होगा।
ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो 2m 2g, मतलब कि यहाँ से तो v का वैल्यू है तो इतना सही है 2gl/3। तो जब आप करेंगे तो 3 तो यहाँ से 9 आ जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल हो रहा है, और इसका वैल्यू आप देखेंगे तो 2l/9 ऐसा कुछ मिलना चाहिए। 2l/9, तो 2l भी वो भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2 से 2m से 2m कैंसिल हुआ, और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से H2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा l/9 ओनली। तो H2 कितना रेज करेगा, l/9। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखा जाए कि सेम रीजन से ये एक इसमें कितना रेज करता है। तो इसको जब आप करेंगे फॉर M1 के लिए, तो उसका भी मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ही कंजर्व करा देते हैं। तो 1/2 m 50 gl/9 अगर स्क्वायर है तो, और m g h1 कह लेते हैं। तो m से m कैंसिल होगा और g से g कैंसिल होगा, तो h1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 25/9l, तो इतना रेज करेगा। तो टेक्निकली तो ये सही है कि H1 इक्वल टू 225/9, नॉट G। G तो नहीं लिखा हूँ, 9 लिखा हूँ, तो 9 बच्चों ऐसे इमेजिन कर लेना 9 है, तो 25/9 है, तो ये 25/9 तक जाएगा। तो ये क्या सही है, ये सही बात नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसका लेंथ मैक्सिमम कितना है 2l तक, मतलब l यहाँ पर है, तो मैक्सिमम में कितना जा सकता है 2l तक जा सकता है। So you can say that na this thing it will not exceed the more than the 2l, or look at here is 25/9 is the this quantity is the greater than 2l, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो वो जाएगा और फिर लूपिंग द लूप, मतलब कि क्या होगा कि इस तरह से ऑब्जेक्ट था यहाँ से, तो ऐसे जाकर मतलब यहाँ पर तो मैक्सिमम 2l ही जा सकता है ना, तो यानी कि इसका ज़्यादा अलाउ कर रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो वो जो एनर्जी जो 2l से ज़्यादा वाला होगा, जिसके हाइट के चलते वो अचीव कर रहा हो या नहीं हो जा पा रहा है, तो इसके साथ साथ वो गोल गोल घूमने लगेगा ऐसे। तो एक चक्कर दो चक्कर देखना होगा वो कितना कर रहा है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो चक्कर काटते रहेगा। तो खैर मैक्सिमम जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया था वो कितना होगा बच्चों 2l, और वहाँ पर कितना होगा l/9। तो इस पार्ट का आंसर था, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अगर लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं। एक यहाँ पर एरर था कि 2m1 में इसका मास पहले वाले का m था, और हाँ m2 - m1 तो ठीक था। तो इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो एक कोलिजन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या कॉन्सेप्ट को रीगेन करने के लिए वापस, जैसे मान लीजिए रिवीजन, रीगेन करना मतलब रिवीजन करना। अगर रिवीजन करना हो, एक क्वेश्चन हमें लेना हो कि सारा कॉन्सेप्ट उससे आ जाए, तो दिस क्वेश्चन इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर रिवीजन, सो यू कैन राइट इट। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगा है, तो इसके लिए इसको आप वहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पर था कि वापस की थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, एनर्जी भी लगा सकते हैं, दोनों से वो आ जाएगा। अब अजय नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकली सच अ वे दैट इट्स द लोअर एंड इज जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजीशन, सो एनी पोर्शन ऑफ दैट स्ट्राइक द फ्लोर कम टू द रेस्ट। उससे आता है और स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट में चला जाता है, ये नहीं कि रिबाउंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वो पहले ही मेंशन कर रहे हैं। सो एज्यूमिंग दैट द चैन डज नॉट फॉर्म अ हिप ऑन द फ्लोर, अच्छा हिप भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बात। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन द लेंथ एक्स हैज द रीचेस टू द फ्लोर। तो पहले तो समझते हैं कि एक ऐसा फ्लोर है, फ्लोर ये चैन है आपका, ऐसा कुछ होगा चैन इस तरह का, और ये आपका ऐसा फ्लोर है इस तरह का, और हिप नहीं कर रहा है, तो ये तो बिफोर है। तो मान लीजिए उसने क्या बोला है कि अगर चैन अगर x लेंथ आता है नीचे और इसका भी l लेंथ है, तो x लेंथ आएगा, तो मान लेते हैं कि कुछ x लेंथ
ऐसे हुआ होगा, बाकी वो ऐसे हुआ होगा चैन, यही हम इमेजिन कर सकते हैं ना। और कोई हिप नहीं बन रहा तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ऐसा कर रहा होगा। हिप बनना मतलब कि कुछ इस तरह का इस तरह का इस तरह का इस तरह का हो रहा हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब कि कोई भी इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट मतलब नहीं जा रहा है। तो कहने के पीछे का मतलब है कि इसका मोमेंटम वगैरह कंजर्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हो क्या रहा होगा, और हमसे क्या पूछा है, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो यानी कि एक तरह से नॉर्मल फोर्स पूछा है। तो उन दोनों का जो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक टाइप का होगा, मतलब इतना करने के बाद वो मतलब छिटका ही नहीं और रेज भी नहीं किया, वहीं पर वहीं का रह गया, या दूसरी भाषा में बोले क्लिंग कर गया। अब फ्लोर का मास तो पता नहीं है, तो हम क्या सोच सकते हैं अभी के लिए कि भाई जब आ रहा होगा यहाँ पर सपोज, और हाँ ये L है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, L माइनस एक्स, और ये वाला लेंथ x है। तो हम यहाँ पर छोटा सा ऐसा सोच सकते हैं कि ये चीज़ ये x है तो ये dx पार्ट होगा। तो dx पार्ट पे कुछ उसका जो मास लग रहा हो, जो ग्रेविटी के चलते लग रहा होगा, dm इंटू जी लग रहा होगा, ये dm इंटू जी ऐसा लिख देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि mg फोर्स का नहीं लग रहा होगा। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, dm टाइम्स इंटू जी, अल्टीमेटली बाद में उतना ग्रेविटी ही लगेगा, और इससे एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा n। ये तो लॉज ऑफ मोशन से हम जान रहे होंगे कि अगर dx पार्ट का अगर होगा तो n ऊपर लग रहा होगा और दिस पार्ट ऑफ द ग्रेविटी इतना लग रहा होगा। अच्छा, अगर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से देखें तो क्या रेस्ट में है, रेस्ट में तो है, मतलब उसके बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है, लेकिन एक फोर्स जरूर इस पर कर रहा होगा, कौन, वो इम्पल्स, क्योंकि जो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे जो भी आ रहा होगा कुछ तो वेलोसिटी गेन कर रहा होगा डीएक्स पार्ट। डीएक्स पार्ट मतलब चैन का और डीएक्स पार्ट अगर उसको पॉइंट मास की तरह अगर ट्रीट करें तो जब नीचे की आ रहा हो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कर रहा होगा, और आकर वो जीरो हो जा रहा है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा होगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम इज योर इम्पल्स हो रहा होगा। तो एक तरह का यहाँ पर एक फोर्स तो ये लगा रहा है, जैसे कि अभी मैं इसकी बात करूँ नॉर्मल फोर्स में n माइनस डी एम पार्ट, ये डी एम पार्ट इंटू जी ऐसा, और इन दोनों का जो नेट होगा वो आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा रहा होगा, मतलब फोर्स, मतलब कि ये आया यहाँ से और आने के बाद सर्टेन वेलोसिटी था और उसके बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो मोमेंटम तो कुछ तो इम्पार्ट किया होगा ना, ये इस पे उस बदले में फोर्स लगाया होगा, रेस्ट में आया होगा, इतना तो आसानी से जाने नहीं दिया होगा, क्योंकि सर्टेन वेलोसिटी से आया होगा, उठाने की कोशिश किया होगा, ऑल्दो वो रेस्ट में आ जा रहा है तो सर्टेन फोर्स लगा जरूर लगाया होगा, कि वो हिप नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर हम फोर्स वाइज देखें, अगर इंक्वायरी करें तो यही हुआ होगा कि n माइनस एम जी इक्वल टू फोर्स exerted by, or in other word is impulse imparted by this floor to the chain. So how much it will be dp by dt। तो ये तो हो गया। अब हमें निकालना है कि dp by dt का वैल्यू क्या है। वंस वी नो देन आपका यहाँ पर वेट कर रहा है आंसर, वो कैसे, और dm इंटू जी प्लस dp by dt। तो आप कह रहे हैं सर ये भी तो बता दो dm कितना है। तो देखिए बच्चों, इस तरह का टेक्निक आपको सेंटर ऑफ मास वगैरह में निकालने के लिए बताया था कि अगर चेन का मास उसका L है और उसका लेंथ मास m है, लेंथ L है मास m है, तो सबसे पहले तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया जाए। तो उसमें आप देखेंगे m बाई L हो जाएगा, m बाई L हो जाएगा। तो dx पार्ट का मास कितना हो जाएगा, बी डी एम अगर कर लेते हैं तो m बाई एल इंटू डी एक्स ऐसा, ठीक। तो वो तो उसके लिए वहाँ से मिल जाएगा। और डी एम पार्ट का इतना है तो डी एक्स उतने एक्स पार्ट का कितना हो जाएगा, फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो m इंटू एल इंटू डी एक्स। खैर अभी डी एम के लिए तो इतना है, उसको अभी लेकर आ रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा इंक्वायरी कर लेते हैं। अब ये सोचिए कि जो इसमें जो उसका वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि v वेलोसिटी अगर गेन कर रहा होगा, अभी ऐसे आया कितना, x अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो dm पार्ट उसका वेरी एंड में, अगर उसके इसको इमेजिन करें वेरी एंड में जो यहाँ पर वो आया होगा
ये वाला जो, तो उसमें कितना एक्स फॉल किया होगा एक्स, तो वेलोसिटी कितना गेन किया होगा बच्चों, √2gx। अगर थर्ड इक्वेशन लगा कर देखिए, इनिशियली 0 एंड फाइनल कुछ v कर रहा होगा और इन टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो 2g इंटू एक्स, तो वेलोसिटी आपका 2gx या काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करा के उतना तो आप ला सकते हैं, v = 2gx। तो अब ठीक है, तो एक काम आपको जो वेलोसिटी इसको मिला है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम इम्पार्ट कितना किया होगा, वो dp = dm इंटू ये v, ऐसा। तो dm का वैल्यू m/l इंटू dx, ठीक है। तो dp = dm इंटू वी, तो यहाँ से v का वैल्यू जितना होगा होगा। और तो हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि जो dx लेंथ अगर वो चल भी रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि x है और dx लेंथ अगर चल रहा होगा, तो उसके लिए भी उसका काम कर लिया जाए, क्योंकि उस dx को भी निगलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से ऐसा बोला जा सकता है कि dx इंटू v टाइम्स ऑफ dt, ये चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे x आ रहा होगा, तो छोटा मतलब v तो उस dx पार्ट में उसको टाइम कितना लगा होगा, dx = v इंटू dt। तो dm के जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि m/l इंटू dx इंटू v, इस तरह का। तो dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, v dt, m/l v dt इंटू v, ऐसा। देखिए ये वाला पार्ट, ये चीज़ इतना कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या आएगा, mv² इंटू dt, ठीक है। तो आ जाइए, तो यहीं पर लिख लिया जाए। तो dp, हाँ तो ठीक है, dp के जगह पे हमारा mvl² और dt तो हो ही जाएगा। dm के जगह पर हम अगर लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, dm का जो पार्ट मास था ml इंटू dx, और dx = v dt, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसका तो dm वाला जो फोर्स था बेसिकली इंटीग्रेटेड इतना पार्ट था ना, इसमें करेंगे जो dx के लिए आ रहा होगा। तो खैर यहाँ पर एक करके लिख देते हैं कि n, मतलब आपको दूसरी भाषा में आप देखेंगे कि ये जो dm इंटू जी तो था नहीं, इसका पूरा इंटीग्रेशन कितना था, x था। तो उसका x पार्ट का जो मास अगर लेकर आएंगे, तो dm इंटू जी मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब उसको करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, mg मास पर यूनिट लेंथ इंटू, मतलब dm का भी लिखते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, और dx को इंटीग्रेट करेंगे x तक, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू जी प्लस dp/dt का वैल्यू, dp का वैल्यू कितना है, mv²/l, जो इसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर dp है ना, तो इमेजिन करिए कि ये dt इधर आ जाए यहाँ पर, तो dp/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv²/l। तो यहाँ पर लिख सकते हैं mv²/l। अच्छा, अब बचाइए यहाँ से x का वैल्यू, तो ठीक है। तो x के वैल्यू में v तो हमें पता नहीं है, तो इसका वैल्यू उठा के रख दिया जाए, v² = 2gx, क्योंकि हमें नॉन जो क्वांटिटी है x है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आया होगा कि यहाँ से dm इंटू जी का जो इंटीग्रेटेड पोर्सन है, तो m इंटू एल एक्स इंटू जी, और dp/dt का वैल्यू mv²/l। तो अगर पुट बैक वापस कर देते हैं v² का वैल्यू 2gx, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो लिख लेते हैं n = mg x/l था, mg x/l, और यहाँ से mv²/l, mv²/l। तो यहाँ से अगर करेंगे तो mg x/l प्लस m
वी स्क्वायर की जगह पे 2gx/l, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2, तो कितना हो गया 3mg/x/l। तो इतना जो फोर्स एग्जर्ट उस पर कर रहा होगा। तो जो सोचने के लिए हमें है, मतलब क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा होगा, तो n, ठीक। लेकिन सेम टाइम n और उस छोटे वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो dm/g छोटे के लिए लग रहा होगा, तो पूरे के लिए कितना होगा m/l x/g। ऐसा क्यों? क्योंकि आप x मास के लिए लेंगे तो x पार्ट के लिए लेंगे तो सिंपली x होगा, नहीं तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये पार्ट तो होगा, लेकिन इसमें ट्विस्टिंग क्या था कि जब वो वेलोसिटी आ रहा था तो कुछ ना कुछ और फोर्स लगा रहा था। मतलब अगर चुपचाप अगर कोई रहता, मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? अगर चुपचाप अगर होता, चुपचाप मीन्स कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है और रेस्ट में है और रखा हुआ है, तो हम यही जानते थे ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। तो हम यहाँ से एक कहानी कह सकते थे कि n और mg ऐसे होंगे, लेकिन वो मोशन के साथ हो रहा है तो उतना तो अब n तो लगेगा नहीं, या mg तो उस पर लगेगा नहीं। उसके अलावा कितना लगेगा? जो उसका वेलोसिटी जो हो रहा होगा, रेस्ट में आ रहा होगा, तो उसके चलते उस पर इम्पल्स लग रहा होगा और उसके बदले में वो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो कितना लग रहा होगा? तो इस तरह से ऐसा कुछ लग रहा होगा m/l इंटू v इंटू डी टी, या mv²/l इंटू डी टी। तो जब dp/dt का वैल्यू पुट किए तो mv²/l, और ये दोनों l सेम है बच्चों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्मॉल l और कैपिटल L से है। तो मैंने स्मॉल l से उधर कर दिया है, तो l ही मानिएगा यहाँ तक तो, और वहाँ जाके स्मॉल l कर लीजिएगा। तो फिर बाकी का गेटिंग पुटिंग है, वंस वी नो दैट। तो वहाँ से और वो टेक्निकली थोड़ा काम करना था कि आपको dx = v इंटू डी टी, मतलब जो dx आ रहा था उसको कैसे आप रिप्लेस करेंगे, तो v इंटू डी टी से। तो काम हो गया, क्योंकि dp/dt था उस छोटे से पार्ट के लिए था, तो इसीलिए उसका वहाँ से जब आप करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम पूरे पार्ट के लिए हुआ और अल्टीमेटली वो dt/dt कैंसिल हो गया। तो इसीलिए यहाँ से जो लिखे थे तो उसी फॉर्म के लिए था, तो इंटीग्रल फॉर्म यहाँ से मान सकते हैं इसको, ये मेन इक्वेशन था। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस ये होना चाहिए, ऐसा, ये वाला पार्ट। और फिर उसके बाद हमारा टोटल मास आ गया, फिर वहाँ से mv²/l कर गए, तो फिर हमारा काम हो गया। तो ये तो इस क्वेश्चन की कहानी था बच्चों। तो आपको अगर हो तो लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 2 ब्लॉक हैव द इक्वल मास, द सरफेस ए इज स्मूथ बट द बी हैज़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.1 विद द फ्लोर। द ब्लॉक इज मूविंग एट स्पीड 10 मीटर/सेकेंड टुवर्ड बी विद द केप्ट एट रेस्ट। ठीक है, विच केप्ट एट द रेस्ट, फाइंड अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ठीक है बच्चों, आइए, जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा। तो पहले अपने लिए एक तो फ्लोर बना लिया जाए कि जहाँ पर वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक टाइप। तो अभी तो पार्ट ए के लिए सोच रहे हैं, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें क्या हो रहा है कि मास उसका m है ऐसा, और 10 मीटर/सेकेंड से आ रहा है, और दूसरा उसका हैव यूनिफॉर्म मास, उसका m है और वो रेस्ट में है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आपने ये तो पढ़ा था, ये आफ्टर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा बच्चों। अगर ऐसा लाइन अगर खींच लें, ये बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। आफ्टर द कोलिजन, तो अब अगर परफेक्टली इलास्टिक है, मास दोनों का सेम है, तो ये वाला जो ब्लॉक है, या नेमली इसको ये कह दीजिए, हाँ, लोचा इसमें है कि एक स्मूथ है और एक रफ है, तो m वाला तो आके वहीं रुक जाएगा, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है तो v = 0 हो जाएगा, और इसका जो b वाला है तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड से चलने लगेगा। ये कहानी ऐसा होगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आया कि जैसे वो कह रहा है कि 10 मीटर/सेकेंड से तो जा रहा है,
दूसरा वाला रेस्ट में है, और जहाँ पर वो जा रहा है स्मूथ है। ए के लिए स्मूथ है लेकिन बी के लिए रफ है। अब बी रफ ही होगा, ओवरऑल सरफेस स्मूथ है, तभी उसमें से ऐसा बन पाएगा। तो अब उसको कोलिजन मार रहा है, वन डायमेंशन है, मास उसका सेम है, इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली। सो ए विल बी द स्टॉप एंड बी विल बी द मूव विद द सेम अमाउंट ऑफ द सेम वेलोसिटी व्हाट द वेलोसिटीज द ए हैव। तो अभी उसका अगर हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो जब वो चलने लगा होगा बच्चों यहाँ से ऐसे, तो सिंस से रफ है अगर उसके पास मोमेंट्स आया तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स तो वही है ना कि मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि उसमें रफ ऑलरेडी बोल रखा है। तो अब फ्रिक्शन फोर्स अपोज हो रहा होगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना जा सकता है, एफ मैक्स जितना लगाना चाह रहा होगा। तो हम ये जानते हैं क्या, म्यू इंटू एम जी होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जितना मैक्सिमम लगा सकता है उसको रोकने के लिए, और इक्वल टू एम है। तो कितने से डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, हर बार उसको माइनस म्यू जी। ये माइनस क्यों लिखा यहाँ पे तो नहीं था, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है वैसे भी, और उसको मोशन नहीं होने दे रहा होगा, उसको रिड्यूस कर रहा होगा उसका वेलोसिटी। तो कितने से एक्सेलरेट हो रहा होगा, माइनस म्यू जी से। तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा। तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाएगा। तो अगर थर्ड इक्वेशन को याद करें, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी जा सकते हैं, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं आसानी से आपको बता देता हूँ कि अगर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो अभी उसके पास स्पीड कितना है, 10 स्क्वायर ऐसा, और कितने से डी एक्सेलरेट हो रहा है, माइनस म्यू जी से, और कितना डिस्टेंस चलेगा, इससे S1 कह लेता हूँ। और फाइनली कम टू द रेस्ट, यही इक्वेशन लगाएंगे। अगर वहाँ पर मुझे बताना होता तो अभी एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी इनिशिएटर है। देखो एग्जैक्टली सेम आएगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे, 1/2m इंटू 10 स्क्वायर, एनर्जी देने वाला तो वही है। अब कौन मिल बांट के खाएंगे, आपका फ्रिक्शन, टोटली फ्रिक्शन ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ से जब आप लिखेंगे तो म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एस, तो देखिए एम से एम कैंसिल हुआ क्या, और ये 2 इधर गया। अच्छा इसमें तो 2 इसके लिए भी होगा, 2as होता है तो लिखना भूल गया था। तो खैर 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी एस। तो एग्जैक्टली अगर आप इसको आगे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी इंटू एस, 1 अगर है तो आप ये इक्वेशन लगाओ या थर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए या थर्ड इक्वेशन लगाइए। मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, ये जितने भी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है और वर्क एनर्जी थ्योरम एक दूसरे के अल्टरनेट है, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो खैर आ जाते हैं। तो फाइनली व्हेन यू कैलकुलेट दैट दिस थिंग, सो 100/2 म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इस 0.1 ऐसा, तो 0.1 हो गया, और जी हमारा 10 है, तो S1 डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से 1 हो गया, तो ये 50 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। तो ये तो इसका आपका आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का, कि आफ्टर द 50 मीटर ट्रेवल दिस ब्लॉक विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। तो केस 2 या पार्ट बी ऐसा सोच लेते हैं कि पार्ट बी में क्या हुआ होगा। वैसा ही कर लेते हैं इसके लिए भी, m ये ब्लॉक है, दूसरा 2m ब्लॉक है b, और दोनों क्लिंग कर गए होंगे m प्लस 2m एक साथ ऐसा। तो उसमें क्या होगा कि ये वाला तो रफ होगा और ये वाला आपका रेस्ट में होगा, सॉरी स्मूथ होगा। तो सबसे पहले जब उसको हिट कर रहा है वहाँ का तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। वो वेलोसिटी कितना होगा, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, तो मास इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 2m इंटू 0 इक्वल टू टोटल मास 3m इंटू वी। तो जब वहाँ से वैल्यू इसको पता करें तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने देर के बाद रुकेगा। तो फिर से अगर सोचे उसको, अगर थर्ड इक्वेशन लगाए तो फाइनली तो मैक्सिमम जाके 0 होगा, यही होगा, और 10/3 का स्क्वायर माइनस 2, हाँ एक्सेलरेशन इंटू, बोलिए
एक्सेलरेशन ये तो लाना है एंड डिस्टेंस इज s2, ये करना है। तो अब हमें एक्सेलरेशन लाने के लिए अब क्या करें, तो लॉज ऑफ मोशन के पास जाते हैं उसके शरण में। तो होगा क्या कि फिर से फ्रिक्शन फोर्स डीएक्टिवेट करेगा, इस पे तो है नहीं, ये कितना हो रहा होगा, तो इसका 2m इंटू जी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, यही लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ये इसके चलते लग रहा है, उस वाले 2 म्यू एम जी पे, एम पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 एम जी इंटू म्यू इक्वल टू नेट फोर्स, तो दोनों मतलब नेट फोर्स तो हमेशा टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3m इंटू ए, तो ए से कैंसिल हुआ, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 म्यू जी, ये चीज़। तो उसका एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कैलकुलेशन इसमें देखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो वैल्यू है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ ये था, देखो इसमें ये था गड़बड़ी कि मास दोनों का सेम है और इसको किया भी सेम मास, तभी तो दूसरा वाला कि एक रेस्ट में आ गया था और उसमें आगे बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन ही पूरा बदल गया कि m और 2m से, तो m और 2m से होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, सेम इक्वल मास होगा, तो हमें वापस उसका सेम इक्वल मास करना पड़ेगा। खैर अगर दोनों अगर m और 2m है तो आप उससे उसको समझ सकते हैं। तो s2 का जो वैल्यू होगा वो मैं वो भी करा दे रहा हूँ, तो 100/9 माइनस 100/9 ऐसा, और 2 ए s2 ए का वैल्यू इज 2/3 2/3 इंटू म्यू का वैल्यू 0.1 इंटू जी, तो ये तो वैल्यू हो गया 1, जिसको तो वहीं छोड़ दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 425, तो 25/3 मीटर होगा। लेकिन आप कह रहे होंगे आंसर तो 25 मीटर है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि m और m से किया, मैंने मास m और 2m कर लिया था, इस चलते अभी उससे भी कर दे रहा हूँ। तो खैर इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना। मान लीजिए कि 2m भी रहेगा तो क्या करेंगे, इसी तरह से मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, और वहाँ पे जो आपको टेक्निक सिखाया म्यू इक्वल टू 2m इंटू जी इक्वल टू 3m है, तो सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए आइए उस मतलब कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए दूसरे क्वेश्चन को, या जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही होगा। क्या होता है कि वो ब्लैक बोर्ड का एक स्लाइड चेंज हो जाता है, तो अब दूसरे क्वेश्चन में मतलब कुछ दिमाग में और आ जाता है। तो उसका मास 2m नहीं है, mm ही है, तो देखिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो तो सेम रहेगा, और सेम रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फिजिक्स तो बदलता नहीं है। देखिए, तो इसका मास कुछ इस तरह का mm है, और इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो m होगा। अब देखिए मोमेंटम कंजर्व कराते हैं केस 2 के लिए, m इंटू वी प्लस 0 इक्वल टू, दोनों क्लिंग करके परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसा कुछ होगा क्या। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी से जो जा रहे होंगे, तो इसका v कॉमन वेलोसिटी कितना हो जाएगा v/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2 से आधे से जा रहे होंगे 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो वाला कितना गया था कुछ 10/3 ना, दैट इज़ बाई द 3 रिफ्लेक्ट कर रहा था नीचे 9 में 25 का स्क्वायर। तो खैर अब यहाँ पर देखिए कि फिर से वही कहानी कि जब यहाँ से वो चल रहे होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स यही, और एक के चलते हो रहा होगा नेट फोर्स, उसमें कितना लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना मास है m इंटू एम 2m, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2m इंटू ए, और म्यू नॉर्मल फोर्स इसी के चलते देखेंगे तो म्यू इंटू एम जी इक्वल टू 2ma, तो m से m कैंसिल हुआ, तो a का वैल्यू कितना हो गया म्यू g/2। इसके बाद तो a का वैल्यू आपका म्यू इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया इज़ 0.1 इंटू 10, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड। पहले इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ला दिया कि कुछ और मिस्टेक हो, तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो अब कितना हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन वैल्यू इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड। सो अगर थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करें कि कितना वो चला होगा,
तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा। इनिशियल स्पीड कितने से जा रहा है, 5 से, -2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू -1/2 या 1/2 माइनस लिख दिए तो s2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो देखिए s2 का वैल्यू 25 मीटर आ गया ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आपको तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं या कुछ न्यूमेरिकल में होगा 1 kg, 3 kg, 1 kg, 4 kg, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, तो इस तरह से या 2.5 kg और 6 kg इस तरह से कुछ भी और भी देता है तो भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो इसको आप फटाफट उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाफ का वैल्यू ए का वैल्यू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट का जरूर ध्यान रखते हैं। तो इसको नोट डाउन आप लोग करना है तो कर सकते हैं। ये भी आपका काइनेमेटिक्स प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट इसको देख लीजिए। स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीन को लॉक कर लीजिए, रोक लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ईच ऑफ द ब्लॉक इज 0.2, द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक्स इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन दे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू कम टू 10 मीटर पर सेकेंड टू। क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ईच ऑफ ब्लॉक्स शोन इन अ फिगर इज 0.2, द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द दे कम टू रेस्ट। देखिए परफेक्टली इलास्टिक है तो, और 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिगर में यहाँ पे मेंशन नहीं है इसीलिए उसको लेना पड़ा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2। तो एक फिगर ऐसे आउट कर लेते हैं, इस तरह का है कुछ, और ये 2 kg का ब्लॉक है ऐसा, और 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और यहाँ से 4 kg का है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 16 सेंटीमीटर। और कोलिजन करने के बाद कर द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ईच ऑफ द ब्लॉक शोन इन अ फिगर इज 0.2, द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन दे कम टू रेस्ट। देखिए बच्चों, वो कम टू रेस्ट पहले तो आ रहा होगा, उसके बाद कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। तो उस समय पूछा जा रहा है कि चलो बताओ कि कितना सेपरेशन होगा। तो आफ्टर द कोलिजन होने के बाद मैं यहाँ से इसको दूसरा बना लेता हूँ कि कुछ ये आए होंगे यहाँ पे से v1 वेलोसिटी 2 kg का, और इधर से आया होगा 4 kg का। तो सिंस क्वेश्चन में मेंशन है परफेक्टली इलास्टिक, तो हमें कुछ करना नहीं है। मोमेंटम तो पहले भी कंजर्व था, अभी भी कंजर्व है, लेकिन कि जब ये 1 मीटर पर सेकेंड 2 kg वाले ब्लॉक जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उस समय जो उनका वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा होगा। और क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का म्यू मतलब रफ है 0.2, और ये पूरे थ्रू आउट द सरफेस के लिए। वंस जब 4 kg भी जब इधर भागेगा कुछ v2 वेलोसिटी से, तो वो भी वहाँ भी फ्रिक्शन ऑफर हो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो जब आप मोमेंटम कंजर्व करा के जब आप पहले तो ये देखेंगे कि 2 kg जो ब्लॉक है जब आते आते अब उसके पास उसका वेलोसिटी कितना हो गया, जब ये हम जान जाएंगे, और कोलिजन जब हम कर रहे होंगे तो उस समय का हम उसका जब कोलिजन हो रहा होगा तब हम उस दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे। पहले तो देख लें कि आफ्टर द 16 सेंटीमीटर, आफ्टर द ट्रैवलिंग द 16 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ 2 kgs आफ्टर 16 traveling 16 centimeter, 2 kg speed is, थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू, हाँ
यू स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से 2a एक्सेलरेट कितने से कर रहा होगा, अभी अभी देखा था, या हम फ्रिक्शन से जानते हैं ना कि इस तरह का अगर होता है ना m, तो उस पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा माइनस म्यू जी, ऐसा। तो म्यू का वैल्यू 0.2 है, और तो डी एक्सेलरेट जो हो रहा होगा 0.2 इंटू जी, और डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर 0.16। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे आपके 2, और 2 इंटू 0.16 तो 0.32, और 0.32 इंटू 2 तो 0.64। अच्छा, एस सी वर्मा सर ने क्वेश्चन आपको डेटा एकदम सोच के दे रखा है। तो v का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 का स्क्वायर इज 0.36, फ्रैक्शन का स्क्वायर जितना करते हैं तो और कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है 2 किलो वाले जब यहाँ पर आ रहे हैं तो किस स्पीड से इसको हिट कर रहे हैं, 0.6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा, इससे इसको हिट कर रहे हैं। तो अभी हमें बताना है कि बताइए कि v1 v2 कितना होगा, और रेस्ट में है तो आपको ऐसे पता होगा कि मास डबल होगा तो उसी रेशियो में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि फॉर द प्रैक्टिस आपका चलते रहे। तो v1 का स्पीड अगर देखेंगे तो क्या होता था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और उसका स्पीड कितना है बच्चों, इस 0.6। दूसरा वाला तो रेस्ट में है तो उसको सोचे ही नहीं। तो ये m1 का मास कितना था 2 kg, और m2 का मास कितना था 4 kg, 2 + 6 और यहाँ से 0.6, तो आप देखेंगे माइनस 0.2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 से 0.6 तो 0.1 हो गया, 2 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो अब ये देखते हैं कि ये कितना चला होगा, मतलब यहाँ से जब एक कोलिजन हो रहा होगा तो ये भागा ना, यहाँ से कोलिजन होने के बाद कुछ v1 से छिटका होगा तो चला कितना होगा, ऐसे। ये v1 मैंने यहाँ दिखा दिया, फाइनली कम टू द रेस्ट, तो उस समय फ्रिक्शन इतना ही लगेगा, या डी एक्सेलरेट कितने से हो रहा होगा जो हमने निकाल रखा है, माइनस म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, ये जो यहाँ पर लगाया था वही चीज़। तो यहाँ पर जब इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे आफ्टर द कोलिजन के बाद से s1 डिस्टेंस से चला होगा तो कितना हो जाएगा, इसका जितना भी v स्क्वायर ओवर या u स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर ओवर योर फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना है, इस 2a, यही ना, g एक्स्ट्रा तो नहीं किया, नहीं, ठीक है, वो g का वैल्यू था उसमें म्यू जी का, ठीक है। तो v1 का इसका वैल्यू कितना हो गया, v1 इज योर 0.04, 2 इंटू 2 तो कितना आ गया बच्चों, 0.01 मीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर ये चला होगा। S1 डिस्टेंस आफ्टर द कोलिजन होने के बाद 1 सेंटीमीटर ये चले होंगे। अब इसके लिए दूसरे वाले के लिए निकाला जाए v2 के वैल्यू, तो v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 0.6, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यही होगा। तो उसका मास कितना है था 2 kg, तो 2 × 4, और उसका सम अगर करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और यहाँ से 0.6 तो कितना हो गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड v2 का। तो s2 का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, v2 का स्क्वायर, अगेन वही काम करेंगे कि v2 का स्क्वायर अपॉन 2a, तो v2 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इज 0.16, 2a का वैल्यू 2, तो यहाँ से भी करें तो कितना आ गया, 0.04 मीटर, और दूसरी भाषा में कहें तो 4 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर चला होगा अपने राइट डायरेक्शन में, और ये वाला अपने लेफ्ट डायरेक्शन में चला होगा 1 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो यहाँ से बनाए थे, ये 1 सेंटीमीटर चला है और ये 4 सेंटीमीटर चला है। ऑल्दो स्केल्ड नहीं है लेकिन लिख दिया हूँ तो वही आपको मानना पड़ेगा, या आप लिख दिए तो सबको वही मानना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों का बीच का सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, और जब वो रेस्ट में आ रहे होंगे या जब वो रुक जा रहे होंगे या कोलिजन होने के बाद कहीं तो कहीं रुका होगा ना, तो सेपरेशन कितना है, तो 1 + 4 5 सेंटीमीटर टोटल सेपरेशन होगा इसका। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आया होगा समझ में, तो इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे दोनों वर्किंग। और इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा था, इसमें सोचने वाली बात क्या है कि 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा तो 1 से नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा और कितने से होगा, तो इतने से होगा। यहाँ पर डी एक्सेलरेट कितने से हो रहा था, तो माइनस म्यू जी से, जो कि उसका नॉर्मल होता ही है कि अगर प्लेन सरफेस पे कोई बॉडी है और वो रफ है तो कितने से डी एक्सेलरेट होगा, माइनस म्यू जी से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। करेंगे ब्लॉक ऑफ मास m इज द प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m विच इज द टर्न इन द प्लेस्ड ऑन a horizontal surface assuming the frictionless surface. Find the velocity of the triangular block when the smaller block is reaches to the bottom end. तो आ जाइए बच्चों, पहले एक फिगर एक बना लिया जाए, ऐसा इस तरह का। क्या हो रहा है, चलो इधर से उधर लिखना आसान है तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा बना लेते हैं। इधर से इधर लिखना आसान है तो या थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एक तरफ, क्योंकि वो दोनों तरफ बीच में आ जाते हैं तो आधा उधर आधा इधर लिखना पड़ता है। देखिए, तो फ्रिक्शनलेस, तो उसमें क्वेश्चन में फिगर में फिर से कुछ है। हाँ, ये है फिगर, लगता है पूरा नहीं है क्या। ब्लॉक ऑफ मास m इज द प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ कैपिटल मास m विच इज टर्न इज प्लेस्ड द हॉरिजॉन्टल सरफेस एज सोन इन ए फिगर। ठीक है, तो उसमें सोन इन ए फिगर में बच्चों ऐसा है, इसका हाइट h है और यहाँ से एंगल उनका अल्फा है और एक छोटा सा ट्रायंगुलर ब्लॉक मास m है और इसका मास m है। इस तरह का कहानी है। फिर आगे उसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस टू द बॉटम एंड। तो जब वो नीचे की तरफ आ जाएंगे तब उसका हमें वेलोसिटी एक तरह से निकालने के लिए मांगा है, तो हमें वो बताना है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि इमेजिन करिए और स्मूथ सारा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फाइंड द वेलोसिटीज। तो होगा क्या कि नीचे की तरफ जैसे आएगा तो उसको कहीं ना कहीं स्पीड आएगा तो प्रेस करेगा, तो आप इसका जो मोशन देखेंगे कि कहीं एक बार जैसे इसी पे बना देता हूँ कि वो पीछे की तरफ खिसका होगा और ये ब्लॉक कहीं यहाँ पर आया होगा, तो इसका देखेंगे तो मोशन बड़ा विचित्र टाइप का निकलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, उस विचित्र को हटाने के लिए हम यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक m है विथ रिस्पेक्ट टू वेज ले लेते हैं, तो मतलब उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसमें ऐसा मान लेते हैं, तो समझ में आया ना, इस फिगर को बताने का मतलब यही था। तो उसका वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं यहाँ से v2, और ये या v2 के बजाय चलो v2 ही कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कर लेते हैं v1, आपका जो वेज का ब्लॉक होगा वो ऐसा। तो ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेज जो है उसका ब्लॉक का है m, और जो वेलोसिटी ऑफ इसका m को कर लेते हैं m, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू वेज इज माई कैपिटल M। अगर ऐसा करें तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि Vm माइनस कैपिटल M, ऐसा बताइए, ऐसा बोला जा सकता है। तो हम यहाँ से Vm का जो वैल्यू आएगा, जो ब्लॉक का आएगा Vm, वो कितना आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ m प्लस Vm, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखिए तो ऐसा कुछ होगा कि वेलोसिटी ऑफ, मतलब इसमें क्या मैंने मान लिया कि v2 का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, और वेज तो इतने से खिसक रहा है उतना, तो ऐसा क्यों मानना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अगर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेट मोशन होगा और फिर उसको हमें डिकोड करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू मतलब जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो
वेलोसिटी ऑफ वेज के लिए अगर देखा जाए और इसके लिए कि अगर इसको अगर ब्रेक करो आप तो इसको क्या कह सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, जब ये ऐसे आ रहा होगा यहाँ पे और ऐसे आ रहा होगा, यही एक काम हो रहा होगा। तो इस पॉइंट पे देखिए कि V2 से आ रहा होगा तो इसको अब अगर ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो ये V2 कॉस अल्फ़ा होगा और V2 साइन अल्फ़ा हो रहा होगा ऐसा। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ मैन का अगर देखेंगे तो V2 कॉस अल्फ़ा मतलब माइनस में ऐसा हो जाएगा वो, अगर वेक्टरली अगर इसको ब्रेक करें तो, और माइनस V2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, जे में होगा, और प्लस V1 I। ये बच्चों बात समझ में आया क्या? अगर आया तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए समझने के लिए। तो इसको I को एक तरफ लिख लें तो कितना मिल हो जाएगा, V1 माइनस V2 कॉस अल्फ़ा I माइनस V2 साइन अल्फ़ा जे। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ना कि जो ब्लॉक का है, तो अब आसान है इसको ऐसा समझना कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ब्लॉक का है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ब्लॉक का। तो अगर हमें मतलब बाकी अब काम अब जो अपना स्टार्ट करना है एक्चुअल, ये तो भूमिका तब से बना रहे थे कि भाई ठीक है तुम इधर जाओगे उधर जाओगे, V1 इधर गया, ब्लॉक अगर स्लाइड डाउन हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू उसका वही है, तो उसका जो हमने कंपोनेंट लिखा तो ये सब कहानी उसके लिए था कि बेसिकली ब्लॉक मतलब ब्लॉक आप देखेंगे तो कैसे जा रहा होगा, कुछ इस तरह से या इस तरह से ही ऐसे आ रहा होगा, तो कुछ इधर जा रहा होगा कुछ इधर जा रहा होगा। मतलब ब्लॉक का पोजीशन अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, सो इट विल बी मूव डाउनवर्ड एंड मूव सम फॉरवर्ड। तो जो मूव बैक डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है वो तो उसको कौन काम करा रहा है, वो तो उसको ग्रेविटी कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो मोमेंटम तो उधर भूल जाइए, क्यों? क्योंकि उधर आपको करने के लिए फिर बहुत सारा चीज़ें लेना पड़ेगा, इम्पल्स लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन को और आसानी से ऐसे सोच सकते हैं कि अब नीचे की तरफ लग रहा होगा और एक मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो भी मोशन हो रहा होगा तो वॉट एवर द वेलोसिटी इज 10 बाई इट द बाद में और अभी इनिशियल फाइनल उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, तो उसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। तो होगा क्या कि मोमेंटम इधर कंजर्व होगा तो इसी के चलते तो इधर इसको इधर भेज रहा है दूसरे डायरेक्शन में। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ब्लॉक का कितना है वेलोसिटी बच्चों, इतना, और ये तो जो वेज है अपना चुपचाप V1 वेलोसिटी से तो जा ही रहा है। तो इफ मोमेंटम विल कंजर्व इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिंस ऐसा क्यों किया, सिंस कि देयर इज द नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो मोमेंटम विल कंजर्व इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मॉक नहीं, कॉम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का यही इसका जान था, बाकी तो गेटिंग पुटिंग है वो तो आप निकाल ही लेंगे, मतलब अलजेब्रा करने के बाद। तो उसमें क्या था कि m इंटू V1 माइनस V2 कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कैपिटल M इंटू V1। तो यहाँ से जब आप V2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो V2 cos अल्फा इज इक्वल टू M V1 माइनस, माइनस है एक ही बार में लिख देते हैं तब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, M माइनस M अपॉन, ये तो V1 हो गया, हाँ तो V2 cos अल्फा। देखो यहाँ पर एक ये है कि इसको जब लिखते समय उसको फिगर को भी यहीं रखना चाहिए था, चलो फिगर छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि ये इधर की तरफ से जा रहा है V1 और ये नीचे की तरफ से आ रहा है V2, तो यहाँ से हमारा V2 cos अल्फा था। तो अगर उसको ध्यान से भी अगर देखेंगे तो V1 माइनस V2 cos अल्फा अगर लिखते हैं तो इधर राइट साइड में जा रहा, तो दैट इज़ वाई हमें निगेटिव लगाना पड़ेगा, और यहाँ से तो M एक मिसिंग था ही था, तो थोड़ा अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए
क्योंकि फिगर नहीं था तो मैंने सोचा कि वो इधर ही है। तो अब इसको जब अगर आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो m टाइम्स ऑफ V2 cos अल्फा इक्वल टू m प्लस एस m इंटू V1, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M इंटू V1 अपॉन m cos अल्फा। ये आपका वेलोसिटी V2 का आ गया, लेकिन हमें तो वेज का निकालना है, अभी तो V2 के लिए आया। देखिए बच्चे, तो उसके बाद का कहानी अब क्या होगा कि ये H होगा ऐसा। तो जो भी इसको एनर्जी मिल रहा है, ब्लॉक को मिल रहा हो या वेज को मिल रहा होगा, वो ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है जब बॉटम पर यहाँ पर आ रहा है, तो वही चीज़ तो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर एनर्जी कंजर्वेशन कराना हो तो एम जी एच इक्वल टू 1/2 कैपिटल M इंटू V1 स्क्वायर, ये हो रहा होगा, प्लस यही ना कि वेलोसिटी कितना गेन कर रहा होगा, और दूसरा कि 1/2 स्मॉल m ऑफ द m, वेलोसिटी ए कितना गेन कर रहा होगा, ब्लॉक वाला स्मॉल ब्लॉक कितना कर रहा होगा। तो अभी इसको जो V1 V2 को लेकर आए, ये इसके लिए लेकर आए थे बच्चों, ये चीज़ हमें Vm ये चाहिए था। तो Vm और V2 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू रखकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो देखने में तो एक बार को थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं बने। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे Vm का, तो कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 कॉस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो दोनों तो इतना ही हो जाएंगे, और V2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो वहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, तो V1 प्लस V2 माइनस टू V1 V2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और वैसे भी रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे, एक V1 से ऐसे, ये V2 से ऐसे आ रहा है और V1 से ऐसे हो रहा है, तो एंगल देखेंगे तो पाई माइनस, अगर ऐसा देखेंगे ये वाला, तो पाई माइनस अल्फा हो गया ना, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए आप क्या जानते हैं, V1 स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस पाई माइनस अल्फा। तो माइनस अपने आप आ जाएगा, जो कि वहाँ से वो मिल भी रहा है। तो खैर मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ स्पेस है नहीं, तो चलो कोई नहीं, अभी तो हमें तो लिखना है ही है, तो हमें तो वेलोसिटी ऑफ m को लेकर आना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो जगह बनाना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो यहीं पे लिख लो। तो Vm का जो मैग्नीट्यूड अगर करेंगे यहाँ से, तो V1 माइनस V2 कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस V2 साइन अल्फा का स्क्वायर। इसको जब आप करोगे बच्चों, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से अब यूज़ करूँगा इसको, क्योंकि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस अल्फा, V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और V2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलकर V2 हो जाएंगे। आप करके देखिएगा तो आपको भी मज़ा आएगा करने में, क्योंकि लिखने वाला काम है ना। तो MGH, अब इसको यहाँ पर लिखना चालू कर लें, 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, V1 स्क्वायर, सो दैट इज़ वाई, और प्लस 1/2 m, तो Vm का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, जो आया था वहाँ पर अभी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ऐसा ये दिख रहा होगा पूरा। तो उसमें से हमें V1 को निकाल कर लाना है, और एक बार हमारा V1 आ जाएगा इन द टर्म ऑफ V2 ऑफ कोर्स, तो अभी इसको वैल्यू इसको पुट कर देंगे, ये वाला जो V2 का वैल्यू यहाँ पर है ना, तो काम पे लग जाया जाए उस साइड में। तो सबसे पहले तो 2 2 2 को जो सामने सामने से, इसको तो इधर कर लिया जाए। तो देखिए क्या क्या बचा, अब उसमें आते हैं। तो 2 उधर से लेकर आ गया हूँ, तो 2mgh इक्वल टू mv1 स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ऐसा होगा क्या। अब इसको अगर mv1 स्क्वायर है तो हमें चाहिए क्या, v1 चाहिए, तो v2 को अब इसके लिए इस साइड में करना होगा। तो
ठीक है, वो वैल्यू पुट कर, वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम वी वन स्क्वायर है और यहाँ पर अभी एम वी वन स्क्वायर है और वी टू स्क्वायर हमें चाहिए, और यहाँ पर वी वन वी टू में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, इसलिए यहाँ पर तो एक वी वन है, एम प्लस एम वी वन। तो ठीक है, हम ये वाला जो वी टू का वैल्यू जो आया था एम प्लस एम वी वन अपॉन एम कॉस अल्फा, इसको अब पुट ही कर लेते हैं, तो उससे कोई वो नहीं है। 2mgh, तो एम वी वन स्क्वायर तो चाहिए प्लस एम वी वन स्क्वायर चाहिए, तो जो चाहिए इसको हटा दे रहे हैं। फिर दूसरा इसमें एम वी टू स्क्वायर जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आया गया था बच्चों, एम प्लस एम अपॉन जी कॉस अल्फा या एम कॉस अल्फा, वी वन कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये वी वन वी टू के जगह पे रख दिया, माइनस सेम चीज़ यहाँ से कितना हो जाएगा 2m v1, और v2 का जो वैल्यू था ये थिंग, तो m प्लस एम बाई कॉस अल्फा इंटू v1, ऐसा ये मिलेगा कुछ। तो एम वी वन स्क्वायर और वहाँ से भी वी वन स्क्वायर तो पूरा मिल ही रहा है, और ये देखेंगे तो आप यहाँ से ये वी वन और वी वन, तो वी वन स्क्वायर हो गया। तो सब जगह से अगर वी वन स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या क्या बचा, उसको आइए देखते हैं। तो 2m GH वी वन स्क्वायर, तो यहाँ से m प्लस स्मॉल m प्लस यहाँ से m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, वी वन स्क्वायर तो बाहर चला गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2m इंटू एम प्लस कैपिटल M इंटू कॉस अल्फा, यही ना। तो इस पूरे को इधर लाना है, और तो इसमें क्या कर सकते हैं कि m प्लस एम है, तो m प्लस एम तो हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो इनको कुछ काम करना भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2mgh m प्लस कैपिटल M, ऐसा इधर लिख लें। तो क्या बचेगा हमारे पास वी वन स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1, यहाँ से क्या बचा बच्चों, m इंटू एम प्लस ऐसा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा था ना, देखो अभी ये छूट रहा था। तो ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ही ले लेते हैं, उसको सॉल्व हमें करना ही करना है, अभी करे या बाद में करे हमें ही करना है, तो उसको निकाल ही लेते हैं। तो m प्लस एम हो गया, और वो तो बाहर चला गया था कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा का टर्म आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू कॉस अल्फा, खाली ये बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो अब इसमें, मतलब अब तो ये अब उसको ज़्यादा लिखते नहीं है कि इसको उठाकर यहाँ रखना है और v1 का आपको स्क्वायर रूट लगाना है, तो अब इससे ज़्यादा इस पर समय नहीं देते हैं, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट आ गया, आप करिएगा और आंसर चेक करिएगा, तो आंसर ज़रूर चेक किया करिए, तो इसमें आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा, तो इस वैल्यू को वहाँ पर रखना है और आ जाएगा। तो ऐसा ही भारी भरकम उधर भी आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, लिखना है आपको तो लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका ये था, मतलब दिमाग आपको ये लगाना था, बाकी का वो हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो सोचेंगे वो कैसे कि वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के में ऐसा ले लें और फिर अपना काम वहाँ से कर जाएं। देखिए अब उसके बाद दूसरा वाला कि वहाँ से मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा रहे हैं, तो उससे हमारा v2 का वैल्यू आ गया, और दूसरा जब एनर्जी कंजर्वेशन करा रहे हैं, ये चीज़ इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन से,
तो वहाँ से इक्वेशन दूसरा वाला हो गया, तो इसका वैल्यू उठा के उधर पुट करना है। अगर न्यूमेरिक होता तो बहुत ही आसान है, वो 1 मिनट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में। अभी जो पैरामीटर्स में है या वेरिएबल्स में, इस चलते ऐसा लिखने में हो रहा है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज इसमें देखा जाए तो यही लग रहा है। अब आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मॉल बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर द लार्जर मास m whose the surface is horizontal near to the smaller mass and gradually curve become the vertical. The smaller mass is the pushes on the longer one at a speed of v. The system is the left to itself. v से जा रहा है और उसको छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह का है, ऐसा है, और इसका मास m है, v से इसको ऐसे करके छोड़ दिया और बाकी सब स्मूथ है। तो कहा, हमसे पूछा जा रहा है एज्यूम दैट ऑल द सरफेस इज द फ्रिक्शनलेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। तो जब वर्टिकल पार्ट पर यहाँ पर आ जाए तो अपना अगेंस्ट द ग्रेविटी वगैरह वो काम कुछ करने लगेगा। तो जब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम यही कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा, या तो अच्छा उसके बाद वन द जब उसमें चला जाएगा, कौन, जब ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, इसका एंड उसका, इसका उसका मतलब स्मॉल ब्लॉक का, और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट में ऐसा कोई कुछ रखा हुआ है वो दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे विद द सेम वेलोसिटी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी स्पीड से भी जाएगा। तो ये भी एक बात है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड के लिए अगर हमसे पूछा जाए, ये पार्ट का अगर हमसे पूछता है तो मोमेंटम कंजर्व कराइए और आंसर अपना घर ले जा सकते हैं। ये कि डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, चलिए पूछा ही जा रहा है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो जो उसका मोमेंटम इनिशियली है m इंटू वी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ से है, और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है ना, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई इसका वेलोसिटी होगा नहीं, जो भी होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में सेम होगा और मोमेंटम भी कंजर्व होगा उसी डायरेक्शन में। तो हम इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं। तो m इंटू वी और m प्लस कैपिटल M इंटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड आप निकालेंगे m इंटू वी अपॉन m प्लस कैपिटल M, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आ गया। अब करा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट इज द ब्रेक ऑफ द लार्जर मास एट द हाइट h। जब हाइट h पर वो ऐसा टूट रहा होगा तब के लिए हमें बताना है। क्वेश्चन का पार्ट ओ है या नहीं है देख लेते हैं। मतलब h में के टर्म में लाना है या किसके टर्म में लाना है, अभी तो खुला हुआ था। हाँ, यहाँ पर कह रहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द, फिगर में हाँ h हाइट है तो इसके ही पार्ट में आपको आंसर करना है। तो ठीक है, तो उसका दूसरा वाला पार्ट अगर हमें जो निकालना है कि जब ब्रेक ऑफ हो रहा है तब उस समय का वेलोसिटी बताना है, तो उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं हाँ, कि उसमें अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दोनों साथ साथ जा ही रहे होंगे उस तरह से, तो ठीक है। अगर वो आया भी होगा जब ब्रेक ऑफ हो रहा होगा तो उस समय का वर्टिकल वेलोसिटी आपका उसका चाहिए होगा, यही ना। तो देखो, तो इसमें देखिए अगर सोचा जाए तो दो तरीके से इसको कर लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा सोचें कि एनर्जी इनिशिएटर देने वाला कौन है, हाफ mv², यही होगा ना, बाकी तो ये मिल बांट के खा रहे होंगे। तो ये h हाइट पे जा भी रहा है ऊपर से mgh, ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद ब्लू मार्क से लिख देता हूँ 1/2 कैपिटल M आपका होगा, उसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है
या सेंटर ऑफ मास का कह सकते हैं वो होगा। दूसरा कि 1/2m ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी स्क्वायर होगा प्लस 1/2m इंटू वर्टिकल वेलोसिटी होगा, ऐसा स्क्वायर, इस तरह का कुछ बातें होगा। तो हम इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही टर्म में इसको लिख सकते थे। तो चलिए हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोनों का है तो इन दोनों को तो क्लब कर लेते हैं, इसी में काम कर लेते हैं। नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसी को v डैश ले लेता अलग से और फिर बाद उसमें इसको कैलकुलेट करता। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन की अगर बात करें तो वहाँ से हमारा काम बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो सबसे पहले तो हाफ 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 को हटा लिया जाए और एक यहाँ पर इसको ऐसा रख लिया जाए। तो mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? m2mgh। और हमें चाहिए क्या? हॉरिजेंटल वाला तो हमें अभी भी पता है, तो m प्लस m को वहाँ से लेंगे तो अपने आप को कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर, तो mvv डैश। तो एक बार यहाँ पर फ्रेशली लिख लिया जाए, क्या क्या बचा हमारे पास? m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgh प्लस उन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, m प्लस m इंटू हॉरिजेंटल स्पीड के लिए था, तो m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, ऐसा, प्लस m इंटू वर्टिकल का स्पीड, ऐसा। तो मैं इसकी बात कर रहा था बच्चों, ये यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। अब उसको इधर लेकर आइए, तो अब देखिए कि यहाँ से m से m एक आपका अब कैंसिल हो रहा होगा, m इंटू m, m। तो क्या क्या बचा हमारे पास? v स्क्वायर, उसको अगर लाना हो इधर तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन m प्लस स्मॉल m। ओ, इसका वैल्यू जो था स्मॉल m था ना, हाँ ठीक है। तो एम वी स्क्वायर एक तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? ये वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, एम प्लस एम, और दूसरा इसको माइनस 2gh इक्वल टू वी वर्टिकल डायरेक्शन इसमें। तो इसको जब आप करेंगे यहाँ से तो m इंटू वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? m कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m, ऐसा, माइनस 2gh इक्वल टू वर्टिकल स्पीड, ये आ गया। तो वर्टिकल स्पीड आया और हॉरिजेंटल स्पीड हमें पहले से पता था, तो इसीलिए बोल रहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है, चलो इसका तो काम करेंगे, दूसरे इसका सी पार्ट में काम आ जाएगा। हम यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि 1/2m वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 उसके बड़े वाले ब्लॉक का जो मास था हॉरिजेंटल स्पीड, ऐसा, और प्लस mgh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो मतलब एक अलग पार्ट ही कर रहा हूँ दूसरे तरीके से, कि जो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन बोला था ना कि वहाँ दो तरह से कर सकते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी ला सकते थे, तो उसमें दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया, तो क्यों ना उसका स्क्वायर सम, मतलब वहाँ पर बेसिकली क्या है कि आंसर आ चुका है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारे पास ये है और वर्टिकल वेलोसिटी ये है, तो उन दोनों का स्क्वायर करके सम आपको करना होगा, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि इसका वी एच हॉरिजेंटल वाला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इन दोनों साइड में ऐसा होगा ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आंसर आपका वेट कर रहा है यहाँ पे। जो वी डैश से अगर वो जा रहा होगा तो वी वी स्क्वायर प्लस वी एच स्क्वायर। सोच रहे हैं कि अब कहाँ आपको से करवाऊँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे देख लेते हैं कि 1/2m वी डैश स्क्वायर, या हाँ टोटल उसका वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजेंटल वर्टिकल वो पूरा पूरा दे देगा। तो उसमें अगर आपको जो 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2m, और उसका जो वैल्यू था कितना आया था? m इंटू वी एम प्लस एम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी का m इंटू वी एम प्लस एम, का होल स्क्वायर होगा, और माइनस 2mgh माइनस 2mgh, ऐसा होगा।
और अच्छा, तो 2 mgh को तो फिर तो सबका हाफ भी हटाना होगा अगर 2 लिख दिए तो। चलो अगले स्टेप में करेंगे, इसी को हटा देते हैं, इससे बढ़िया, क्योंकि सब जगह से 2 2 2 हटाना रहता, तो इससे बढ़िया कि एक को हटा दिया जाए। mgh इक्वल टू 1/2 m v डैश स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि हर जगह से वो m स्क्वायर अभी वहाँ पर है तो कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा हाफ हाफ को अगर अब हटाते हैं तब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। और हर जगह से m देखिए कैंसिल होगा, m m m, और यहाँ से m स्क्वायर v हो रहा है, तो जब इसको जब यहाँ पर ओमिट कर देता हूँ कि जब वो हटेगा तो एक ही m आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस m इंटू m v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू v डैश का स्क्वायर m। तो ये देखिए ये आपका आया है जो हमें वहाँ पर निकालना था। तो जब इसको v स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो 2mm, तो एक माइनस mm है, तो यहाँ से प्लस कैपिटल M या स्मॉल m ऐसा हो जाएगा अपॉन m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर ऐसा। ऑफ कोर्स माइनस 2gh तो होगा ही होगा, तो यहाँ से आपका आ गया v डैश का स्क्वायर। ये चीज़ आपका आया। तो ये वेलोसिटी चाहिए था बच्चों कि जब वहाँ से ब्रेक ऑफ हो रहा होगा तो इतने से वेलोसिटी से जाएगा, और यहाँ से जब स्क्वायर रूट घटाएंगे तो फाइनली अभी एक आएगा, कह के अभी एक रह ही गया था तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ और था कि जैसे हमने वर्टिकल, इसका एक हमारे काम में आ जाएगा। क्यों काम में आएगा, क्योंकि वो पूछा है कि कितने बार से वो ब्रेक ऑफ हो रहा है, यही पूछा है ना, कि सो दैट द स्मॉलर मास विल बी द लैंड ऑन द बिगर वन, find a distance traversed by the bigger block during the time when the smaller correct, find the maximum height that the smaller mass is ascended। तो जब यहाँ से हाँ, तो बोला है कि कितना हाइट उससे असेंडेड हो रहा है तब कितना होगा, तो जो जा रहा होगा तो वर्टिकली इसी के चलते जा रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। तो जब आप थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो जब वहाँ से ब्रेक ऑफ हो रहा होगा या कितना मैक्सिमम हाइट चलने के बाद रुका होगा, तो h हाइट तो आपके पास ऑलरेडी है ही है। तो इसको क्या करिए कि जो इसमें अगर करेंगे ये पूरा अगर लिखने के बाद, जैसे कि कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m है ऐसा, तो उसको अगर आप उस साइड में करिए, मतलब कि 2gh, मतलब बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी है इक्वल टू दिस, इक्वल टू, आप चाहो तो इसी में, क्योंकि अब थर्ड इक्वेशन जब लगाएंगे तो 2gh डैश होगा ना, ये वेलोसिटी के इक्वल टू के लिए ही होगा, ठीक है। तो इसी को और हटा देते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली फिर आ जाएगा यहाँ से, ये चीज़, या इसका तो अब काम नहीं है तो इसको अब हटा लेते हैं यहाँ से, कि जब थर्ड इक्वेशन के लिए जब इसको लिखने के लिए जाएंगे तो v डैश इक्वल टू 2gh डैश होगा। तो अब इसी को हमें तो वैल्यू बेसिकली क्या निकालना है कि जब वो स्लिप ऑफ, मतलब कि वहाँ से हो रहा है, फिगर में देखिए यहाँ से, कि जब वहाँ से निकल रहा होगा ऐसे, तो कुछ ऐसे, जब यहाँ से ये निकल रहा होगा तो कुछ ऐसे जाएगा, h तो ऑलरेडी है, ये h डैश कितना होगा, तो थर्ड इक्वेशन लगा के यहाँ का वेलोसिटी तो हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वहाँ से मैं वही निकाल रहा था, ये चीज़, ये वही निकाल रहा था। तो यहाँ से क्या होगा कि 2gh को इसमें ऐसे कर लीजिए, तो 2gh को जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली कितना होगा कि mv स्क्वायर अपॉन m प्लस स्मॉल m इक्वल टू h प्लस h डैश इंटू 2g। तो 2g को इधर डिवाइड कर दीजिए तो आपको h डैश का वैल्यू मिल जाएगा, h डैश का कहाँ लिखा जाए, ठीक है। तो मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ ऐसा कि 2g का वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो आप आंसर चेक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा mv स्क्वायर। ये सब पूरा देखने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब एक भी आप स्टेप को मतलब यानी स्किप नहीं कर सकते हैं,
तभी आपको इसमें समझ में भी आएगा, अदरवाइज आपको मुश्किल होगा समझने में। चलिए अब आ जाते हैं हाँ, उसका तीसरा पार्ट और इसका डी पार्ट एक और है, उसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द स्मॉलर ब्लॉक्स अगेन लैंड ऑन द बिगर वन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रांसफर्स बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन द अंडर द ग्रेविटी। तो देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा है और थोड़ी देर के बाद कुछ ये ऐसा हो रहा होगा। तो जब ये ऐसा यहाँ से जब निकलना हो रहा होगा तो फाइनली ये ऐसे जाकर ऐसे मतलब मैं जब ये स्टार्टिंग के लिए जब वहाँ से ब्रेक ऑफ हो रहा होगा तो रुक तो नहीं रहा है, ये भी तो चल रहा है, वो सब वेलोसिटी हमने निकाला है। तो कुछ ऐसा होगा तो फॉल इन द लैंड एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, क्योंकि उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जो एकदम जहाँ पर जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए देखते थे ना काइनेमेटिक्स वगैरह में कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, या मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ठीक उसके नीचे ही जहाँ से वो गिरा है वहीं पर उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसी पॉइंट पे उसका होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर वो ऐसा गिरेगा। तो अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात कर रहे थे तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी तो हमें पता है वी। तो अभी अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा या यहाँ से जब निकला होगा ऐसे भी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2 वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन जी, और ये डिस्टेंस जो x हमें निकालना है जो मांगा गया है क्वेश्चन में कितने टाइम में कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टी टाइम। तो यहाँ से यानी कि जो x का जो वैल्यू होगा VH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंटू 2 इंटू वी अपॉन जी, तो कितना हो जाएगा 2v या h इंटू वी अपॉन जी। तो आसान काम हो गया x निकालना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था बच्चों, अभी सब वो सब कैलकुलेट करके लेकर आए हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए तो कुछ m इंटू वी अपॉन एम प्लस एम, ये तो याद ही हो गया अब तक। अच्छा 2g को इधर ही रख लेते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी था कितना था, कहीं लिखे हैं, अच्छा यहाँ पर था वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला पूरा कहानी कि हाँ mv² mm माइनस 2gh, ये वाला वर्टिकल वाले के लिए था, इसी को इक्वेट किए थे ना। तो mv² अपॉन m प्लस m, mv² m प्लस m माइनस 2gh माइनस 2gh, ठीक है। तो ये आपका इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आशा करता हूँ कि आप लोग को आया होगा। तो इसको सारे हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इस सब को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इसके बाद स्मॉल ब्लॉक ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल हैज़ अ मास 3 इंटू 10⁻24 kg. It is situated at the height h from the where it is the fall of the earth surface. Find a speed when it is the height from the earth surface is reduced to h by 2. The mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. वहाँ पे कोई वर्ड लग रहा है मिसिंग है, तो कह रहा है कि a body of a small block of the super dense material has a mass 3 into 10⁻24 kg. मास कंसिडरेबल है बच्चों, अर्थ के आधा मास है। तो इट इज़ द सिचुएटेड एट द हाइट h फ्रॉम द वेयर इट इज़ फॉल द अर्थ सरफेस, फाइंड द स्पीड ऑफ व्हेन इट इज़ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज रिड्यूस टू h by 2। मतलब ये हमारा अर्थ है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, तो h हाइट पर इसलिए था। अब जब कह रहा है कि जब यहाँ पर ये आ जा रहा है h by 2 पर, तो उससे पूछा जा रहा है कि द फाइंड ए स्पीड व्हेन इट इज़ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस h by 2 है, तो इसका वेलोसिटी उस समय कितना होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी एक तो देखना पड़ेगा। देखिए इसमें कंसिडरेबल मास है, अगर छोटा मास होता तो निगलेक्ट कर देते हैं। कभी भी क्या होता है, अगर पेन भी अगर नीचे गिरता है धरती पर, तो धरती भी आगे की तरफ जाता है। वो ऑल्दो इतना स्मॉल है कि हम उसको सोच नहीं सकते,
तो यहाँ पर अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो ओरिजिनली उस मास के पास mgh था, अब कितना हो जा रहा है mgh/2, और साथ ही साथ उस समय उसका वेलोसिटी भी गेन कर रहा होगा वो। अच्छा, वेलोसिटी ही तो बताना है, हाफ एम वी स्क्वायर एक। तो वेलोसिटी कितना होगा अगर हमें वो पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। देखिए तो पहले हाँ इसकी बात कर रहा था कि ये जो कुछ जो मोमेंटम गेन कर रहा है तो इसका मास बेसिकली अभी m है और अर्थ का मास 2m है बच्चों। तो इसको अगर मोमेंटम कंजर्व करें, अगर एक सिंगल सिस्टम अगर मानते हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब अगर ग्रेविटी अगर लेंगे तब तो फिर फंस जाएंगे, नहीं होगा। अगर सिंगल सिस्टम में लेंगे तो अगर m इधर से आ रहा होगा तो ये भी तो कुछ चला होगा कि इन ऑर्डर टू सेंटर ऑफ मास उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर सिंगल सिस्टम में करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसके चलते ये आपस में एक दूसरे को सेंटर ऑफ मास को फिल करने के लिए घूमेंगे। तो यहाँ से m इंटू वी इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, यही होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा v/2, इस तरह का। तो मतलब अर्थ भी मूव करेगा बच्चों v/2 से, और ये तो मूव कर ही रहा था v/2 वेलोसिटी से। तो इसमें अर्थ का भी मास आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमने अभी लिखा mgh/2 हाफ m v स्क्वायर, तो साथ साथ अर्थ का भी एक सिंगल सिस्टम में जब अगर मानेंगे तो किस वेलोसिटी से जाएगा, ये भी सडन वेलोसिटी रखा हुआ है। तो अर्थ का जो इसके साथ आएगा यहाँ पर ही आप लिख दीजिए 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4, ऐसा। तो ये वाला जो वैल्यू है, हाँ v तो उसी का पार्ट है तो ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये mgh और mgh/2, तो इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा mgh/2 ही रहेगा, 1 माइनस आधा इस आधा, और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो गया 1 + 1/4, तो कितना हो गया 3/4। ये 1/2 है, ये 1 मान लेते हैं, और ये पूरा यूनिट, अच्छा 2 से 2 इसलिए बोला था, हाँ 1 + 1/4 तो 3/4। mv²/4 है, ठीक है, और यहाँ से कितना है 1/2 है, तो mv²/4 है, और यहाँ से 4 है, हाफ है, ठीक है, mv² है। तो वो देख लेना अपना, वो सॉल्व करके एलसीएम वगैरह कुछ लेंगे तो 4 वगैरह ही मिलेगा। वो कन्फ्यूजन हो रहा है 4 2 8 में बार बार सोच रहा था, दैट इज़ वाई। तो m से m कैंसिल हुआ, तो वहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू जो निकल कर आएगा √2/3gh, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही आपको समझना था कि जब इस तरह का कुछ बातें होंगे, मतलब कि सपोज़ कि हाफ mv², और मतलब कि अगर कंसिडरेबल मास होगा अर्थ के केस में तो ऐसा होगा। तो हमें तो अभी उस तरह का सोच नहीं रहे, ग्रेविटी वगैरह का कुछ अभी तो पढ़ा नहीं है, तो हम तो अपने कॉपी बुक के स्टाइल में हैं कि अगर उसको सोचना क्या था कि सिंगल सिस्टम लेकर उसका कंजर्वेशन कराना था। वंस यू गेट दैट, और इसमें वो भी मूव कर रहा होगा, अर्थ भी कंसिडरेबल अमाउंट से मूव कर रहा होगा। अगर अर्थ हमारे साइज़ का एक और कोई हमारे पास आने लगे तो इसका मतलब है कि हम भी मूव करने लगेंगे। तो ये मतलब उससे निकाला जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास m मेक द इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट सो दैट इफ कोलिजन इज हेड ऑन द बॉडीज गोज एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। इसको करने के 2-3 तरीके हैं बच्चों। मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट से अगर उसको समझना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करा कि नॉट हेड ऑन कोलिजन, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉट हेड ऑन कोलिजन। तो मतलब अभी जैसे क्या हो रहा होगा कि बॉडी यहाँ पर एक m है, और दूसरा अगर मान लीजिए m ऐसे आ रहा होगा, तो ऐसे आते आते कहीं यहाँ पर ऐसा करेगा, यही होगा ना। तो अगर इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यही है जो आपको मैंने सिखाया था। तो इसमें इस पर फोर्स एक दूसरे को एग्जर्ट कर रहे होंगे, ये वाला फोर्स इसको ऐसे लगा रहा होगा, ये वाला फोर्स इसको ऐसे लगा रहा होगा, तो इसके बाद फाइनली ये ऐसे जा रहे होंगे। तो होगा क्या कि इसके जो टेंजेंट्स वाला डायरेक्शन है, ये टेंजेंट वाला डायरेक्शन है इसका ऐसा।
तो उसमें तो कुछ ऐसा होगा नहीं, मतलब कि उसमें तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो वहाँ पर उस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, यही होगा ना। तो अभी हम क्या जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो अभी अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये वाला जो पॉइंट मास है तो ये वाला इसको इधर की तरफ भेज देगा, यही होगा, और ये वाला इसको इधर भेज देगा। तो उसमें अगर मोमेंटम वाइज अगर देखें, अगर इसमें अगर कुछ सर्टेन एंगल से अगर आप देखिए ऐसा, तो अगर थीटा है तो अगर मोमेंट अगर एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं वो वाला पॉइंट, तो इसका अगर आप पी है और ये वाला कंपोनेंट अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा पी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट अगर देखेंगे अगर पी से आ रहा तो थीटा, और दूसरा कि इसके ठीक परपेंडिकुलर वाले हैं ना, तो ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ये है तो इसको इधर देखेंगे तो पी साइन थीटा इस तरीके से होगा, तो पी साइन थीटा वाला तो होगा नहीं। और मतलब कहने का ये मतलब है कि जब इसके साथ ये आ रहा होगा ये ऐसा, तो और सेम मास का है, बॉडी ऑफ मास मेक द इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी, तो ये वाला क्या होगा कि ये तो यहीं रुक जाएगा इसमें, कि जब ये कोलिजन हो रहा होगा तो पूरा का पूरा इधर इसमें दे दिया, ये तो रुक गया, तो ये तो ऐसे चलने लगा होगा। और दूसरा वाला जो होगा मतलब कि इसका जो मोमेंटम अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, यही होगा ना। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको, क्या मैंने बोला कि जैसे कि सर्टेन मोमेंटम से अगर आ रहा होगा तो इसमें अगर इस पॉइंट के अबाउट कोलिजन तो यहाँ पर हुआ है हेड ऑन कोलिजन, तो अभी ये रेस्ट में है, तो जैसे मोशन इन हेड कोलिजन इन वन डायमेंशन में जो होता था इस पॉइंट के लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, अभी क्या है कि ऑब्लिक टाइप मोशन है, मतलब कि वो किसी वन लाइन में नहीं है, तो जो हम लाइन सेंटर टू सेंटर अगर इसका डिसाइड किए तो उस लाइन के अबाउट उसका मोमेंटम अगर इसको मतलब लग रहा होगा इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, तो ये पॉइंट तो यहीं रुक जाएगा और दूसरा वाला पीछे की तरफ ऐसे आने लगेगा क्या, और सिंस इसका जो वर्टिकल वाला है तो उसके डायरेक्शन में वैसे वो जाने लगेगा। खैर ये वाला मतलब कि ये वाला रुक जाएगा और फिर ये वाला आगे की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि यही होता था अगर सेम मास के होते थे तो अपना वेलोसिटी वहीं ड्रॉप करके और वो आगे की तरफ निकल जाता था और फिर उस डायरेक्शन में ऐसा मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे तो 90 डिग्री है। तो एक तो ये तरीका है बच्चों करने का, सबसे आसान तरीका। दूसरा है कि इसका मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए। सपोज़ कि m इंटू वी से आ रहा होगा और टकराने के बाद m इंटू V1 और m इंटू V2 वेक्टर के फॉर्म वाला मैं दिखा रहा हूँ इसको ऐसा कि V1 V2 से गया ऐसा, तो दोनों आइडेंटिकल मास है तो m कैंसिल हुआ, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से V1 प्लस V2 वेक्टर के फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी सिंस इलास्टिक कोलिजन बोल ही रहा है तो m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 m V2 स्क्वायर, ऐसा होगा क्या यहाँ से कैंसिल होने के बाद, तो v स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं क्या। ठीक, तो अब इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाले के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर में तो अगर स्क्वायर अगर भी रहता है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो सेम ही रहता है। तो ये दोनों बात यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से 2v1 v2 इक्वल टू 0। तो v1 डॉट v2 का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट का भी यही होगा, तो 90 डिग्री पे से दोनों निकलेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। तो दोनों के अगर वेलोसिटीज़ अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो कोलिजन होने के बाद भी क्या होगा परपेंडिकुलर में होगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। ऐसा हमने पीछे भी इसको आपको बताया था, लेकिन आपको इन दोनों तरीके से बता दिया, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वाले से भी कि अगर इसको टक्कर मारेगा तो वहाँ से तो आगे बढ़ा देगा, और ठीक उसके जो लेकिन जब वो आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी का अब एक डायमेंशन तो है नहीं या मोमेंटम का एक डायरेक्शन नहीं है, तो उसके लाइन वाले में तो वो रेस्ट में आके उधर चलने लगेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाला होगा तो वो तो उधर ही की तरफ जाएगा, तो आफ्टर द कोलिजन के बाद इधर छिटक जाएगा इधर छिटक जाएगा। सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला भी वही है, 64 नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही कह रहा है कि स्मॉल बॉडी ऑफ द, यहाँ पर फिगर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा वो कह रहा है कि एक यहाँ पर ऐसा है, एक ब्लॉक यहाँ पर है और छोटा ब्लॉक कुछ यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो इसको जाके हिट मार रहा है m, और यहाँ से इसका रो है शायद और इसका रेडियस सपोज r है। इसी तरह का है
तो जब ब्लॉक सोचिए जब यहाँ पर आएगा तो इसी के अबाउट ले लीजिए ऐसा, है ना। तो क्या होगा कि इस टेंजेंट के अबाउट तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन यहाँ पर जब वो हिट कर रहा होगा, उसने बोला है कि स्मॉल पार्टिकल ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ v is collide elastically with the spherical body of equal mass m as the bar radius r होना चाहिए वहाँ पर is kept at rest and the center of this spherical body is located to the rho is equal to, वो शायद वो h से कुछ उसको r से कम बता रहा है, v वेलोसिटी से a आ रहे हैं ऐसा। तो कह रहा है कि फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल। तो उसमें भी वहाँ पर हम मोमेंटम वगैरह का कुछ कंजर्व कराएंगे और यही बात बोलेंगे कि ये वाला पार्ट तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, तो दूसरे वाले पार्ट के लिए वह उसका यहाँ से वेलोसिटी में और क्या बोल रखा है कि फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ देखिए, तो वहाँ से v वेलोसिटी है, तो इसी के मतलब कि जैसे कि अगर उस लाइन के इम्पैक्ट में अगर देखेंगे तो ये वाला अगर ये थीटा इसको मान लीजिए तो v cos थीटा और ये वाला जो होगा v sin थीटा इस तरह का ऐसा होगा। तो जो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा मतलब कि वो तो रेस्ट में है, तो v sin थीटा से और दूसरी तरफ से ये चलने लगेगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो इसका इस तरह से है ना। तो इसमें ये जो वेलोसिटी कुछ ऐसा पकड़ेगा, तो और मतलब कि इसका v sin थीटा से ये इधर की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि उसी लाइन में अगर इलास्टिकली है और इसमें इम्पैक्ट अगर हो रहा है, तो जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी कितना मिल जाएगा v sin थीटा, और ये वाला v cos थीटा से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो बस यही कहानी है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक का रो है और r है, तो उसका अगर आप फिगर आउट करेंगे तो ये थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा हुआ, और ठीक है, और ट्रायंगल कुछ 90 माइनस थीटा वो r और उसका एक लेना पड़ेगा रो के लिए साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें ऐसे थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहीं ऐसे कर लीजिए, तो 90 माइनस थीटा हुआ तो फिर से थीटा, तो ये वापस थीटा हो जाएगा, और इसको ये रो है और आर है, तो साइन थीटा का वैल्यू वहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, रो बाई आर बाई, तो दूसरा आप देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू मेरे ख्याल से थीटा ये हुआ तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा होगा, तो देख लीजिएगा, तो रो बाई आर यहाँ से ऐसा मिलेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू आ गया। तो इसका जो छोटे वाले ब्लॉक का होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, v इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बिगर ब्लॉक का कितना हो जाएगा v इंटू दैट मच, तो 1 इंटू रो इंटू आर। ठीक है, तो एस सी वर्मा बुक से जितने भी सेंटर ऑफ मास कोलिजन के जो क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पर आज कवर किया। और अगर डाउट रह भी गया होगा इसके बाद आपको, या जो अभी के लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, कोई डाउट अगर रह गया होगा तो आप उसको मैसेज करिए। मैं कोशिश किया हूँ कि जितना मुझसे बन पड़ा आपको सारा चीज़ इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया, और इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया, या जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसमें एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी आपको उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा, नहीं समझ में आ रहा हुआ हो, या कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा, मुझसे कुछ मिसिंग हो गया होगा, तो आप मुझे इंडिकेट करिए। तो इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन के लिए चलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।